सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, और ये चैप्टर ऑनेस्टली सिर्फ बायोलॉजी का पार्ट नहीं है। मतलब ये रियल लाइफ डिसीजंस, फैमिली प्लानिंग और सोसाइटी की अवेयरनेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। स्टूडेंट्स को इसे सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बट एज फ्यूचर डॉक्टर्स समझना चाहिए। एक्चुअली नहीं, अगर हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें और स्पेशली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की डेफिनेशन सुने तो सिर्फ फिजिकल ऑर्गन्स का नॉर्मल फंक्शन होना सफिशिएंट नहीं है। अच्छा, तो WHO इसमें और क्या ऐड करता है? उन्होंने एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दिया है। इसे याद रखने के लिए हम PEBS ट्रिक यूज कर सकते हैं। PEBS यानी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल वेलबींग। वेट, तो मतलब रिप्रोडक्शन के ऑल एस्पेक्ट्स में इन चारों का ठीक होना जरूरी है। एग्जैक्टली। देखो, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कपल है जो फिजिकली बिल्कुल फिट है, उनके ऑर्गन्स परफेक्टली फाइन है, लेकिन उन्हें चाइल्ड नहीं हो रहा किसी वजह से, और उस चक्कर में उन्हें सोसाइटी के ताने फेस करने पड़ रहे हैं। ओह राइट, वो सोशल और इमोशनल प्रेशर जो क्रिएट होता है उनके आसपास। हाँ, तो उस कांस्टेंट सोशल जजमेंट की वजह से उनका इमोशनल स्टेट खराब हो जाता है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो फिजिकल फिटनेस के बावजूद उन्हें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना जाएगा। ये तो बहुत ही डीप पॉइंट है। मतलब हेल्थ इसेंशियली एक 4-legged स्टूल की तरह हो गई ना, जिसमें ये PEBS उसकी 4 टांगे हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। अगर एक भी लेग, जैसे इमोशनल या सोशल वेलबींग वीक हो गई या टूट गई, तो पूरा स्टूल नेचुरली फॉल करेगा, हेल्थ बैलेंस बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली। और जब सोसाइटी कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्दी होती है, जिसमें प्रॉपर अवेयरनेस और मेडिकल केयर दोनों हो, तो उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, डेथ रेट ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है। जो कि एक अच्छी बात है ना, मेडिकल साइंस का तो गोल ही यही है। हाँ, बट यही सक्सेस एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। जब मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं तो लोग ज्यादा सर्वाइव करते हैं। तो इंडिया ने इस इशू को टैकल करने के लिए कब स्टेप्स लिए थे? इंडिया एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री थी जिसने नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया था, और ये 1951 में शुरू हुआ था। 1951 मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट थोड़े टाइम बाद ही? हाँ, और बाद में इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव करके RCH प्रोग्राम बना दिया गया। RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। राइट। और एनसीईआरटी का जो डेटा है वो एक्चुअल में काफी माइंड ब्लोइंग है। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 1900 में ये रफली 2 बिलियन थी, और ईयर 2000 आते आते सिर्फ एक सेंचुरी में ये 6 बिलियन टच कर गई। और इंडिया का डेटा देखें तो 1947 में हम अराउंड 350 मिलियन थे, बट मई 2011 में हमने 1.2 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया था। मतलब रैपिड इंक्रीज। इसका प्राइमरी रीजन क्या था? इसका सबसे मेन रीजन था डेथ रेट का सडन डिक्लाइन, स्पेसिफिकली मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR का रैपिड ड्रॉप होना। मतलब मदर्स और बच्चों दोनों की सर्वाइवल रेट बढ़ गई। बिल्कुल। और इसके साथ एक और फैक्टर था, रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के लोगों का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया था सोसाइटी में। बट वेट, यहाँ एक क्वेश्चन है। अगर मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं, लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक सिवियर प्रॉब्लम क्यों बन गया? देखो, सिंपल सी बात है, लोग बढ़ गए पर रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना। हाँ। इस सडन एक्सप्लोजन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स की एब्सोल्यूट स्कैसिटी क्रिएट हो जाती है। फूड, शेल्टर और क्लोथिंग की कमी। राइट। मतलब जिंदा तो बचा लिया, पर उन्हें सस्टेन कैसे करेंगे? खाना और घर कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। और इसीलिए इस ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर लाइफ प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसे हम प्रैक्टिकली बर्थ कंट्रोल मेथड्स कहते हैं। तो अगर किसी को एक बर्थ कंट्रोल मेथड चूज करना हो तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है? मतलब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? एनसीईआरटी ने इसके कुछ स्ट्रिक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट किए हैं। पहला, कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और इफेक्टिव भी होना चाहिए ऑब्वियसली। हाँ, इफेक्टिव, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब अगर कपल फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहे तो मेथड रिवर्स हो सके। और साइड इफेक्ट्स का क्या? साइड इफेक्ट्स या तो बिल्कुल नो होने चाहिए या फिर लीस्ट होने चाहिए। और एक और मैं पॉइंट,
उस मेथड को यूजर की सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। राइट। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले आई गेस नेचुरल मेथड्स आते हैं, जिसमें कोई बाहर का टूल या मेडिसिन यूज नहीं होता। सही कहा। नेचुरल मेथड्स का प्रिंसिपल यही है कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग को नेचुरली अवॉइड किया जाए। इसमें पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें कपल्स कोइटस अवॉइड करते हैं, राइट? बट इसका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम क्या होता है? हाँ, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से डे 17 तक क्वाइटस अवॉइड किया जाता है। इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। डे 10 to 17, क्योंकि इस टाइम विंडो में ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है ना? एग्जैक्टली, ओव्यूलेशन के चांसेस इस टाइम मैक्सिमम होते हैं। दूसरा मेथड है कोइटस इंटरप्टस, इसे विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। जिसमें मेल पार्टनर पीनस को वजाइना से विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर एजैकुलेशन, ताकि इंसेमिनेशन अवॉइड हो सके। बिल्कुल। और तीसरा नेचुरल मेथड थोड़ा साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग है। इसे लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। लैक्टेशनल मतलब मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, और एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सही पकड़ा। जब डिलीवरी के बाद मदर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग करती है अप टू 6 मंथ्स तक, तब ये मेथड वर्क करता है। पर ये एक्चुअली ऑपरेट कैसे करता है बॉडी में? देखो, जब इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो मदर के ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। ये हाई प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले FSH और LH हार्मोन्स को सप्रेस कर देता है। ओ, और FSH और LH नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। एग्जैक्टली, जिसे अनओव्यूलेशन कहते हैं, और इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है, कोई ओवम ही नहीं आएगा। पर एक बात बताओ, अगर ये नेचुरल मेथड्स एब्सोल्युटली फ्री हैं और इनके साइड इफेक्ट्स लिटरली जीरो हैं, तो लोग इन्हीं पर 100% ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी फेलियर रेट बहुत हाई होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी फ्लक्चुएट कर सकती है, विड्रॉल एग्जैक्ट टाइम पे फेल हो सकता है। ये सेफ है पर रिलायबल नहीं। तो इस हाई फेलियर रेट को ओवरकम करने के लिए ही हम आर्टिफिशियल सेफ्टी टूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स और IUDs। हाँ, बैरियर मेथड्स का सिंपल फंडा है। वो स्पर्म और ओवम को फिजिकली मीट करने से एक फिजिकल वॉल के थ्रू प्रिवेंट करते हैं। इसमें कॉन्डम सबसे कॉमन है मेल्स के लिए, और NCERT में पॉपुलर ब्रांड निरोध का मेंशन भी है। बिल्कुल, और कॉन्डम्स की सबसे खास बात यह है कि ये डिस्पोजेबल होते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STI से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और फीमेल्स के लिए भी बैरियर मेथड्स होते हैं ना, जैसे डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स। हाँ, ये फीमेल्स के सर्विक्स एरिया को ब्लॉक करने के लिए होते हैं, लेकिन इनमें एक मेजर डिफरेंस है। ये रीयूजेबल होते हैं, बट ये STI से प्रोटेक्ट नहीं करते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते मेरी फेवरेट कैटेगरी पर, IUDs यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। मैं इन्हें बॉडी का एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम मानता हूं जो अनवांटेड एंट्री को ब्लॉक करता है। स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ये अच्छी एनालॉजी है, पर इन्हें यूज करना नेचुरल या बैरियर मेथड्स जितना सिंपल नहीं है। IUDs को डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज ही वजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। राइट, और इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैं एसेंशियली 3 टाइप्स रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाँ, 3 टाइप्स हैं। पहला है नॉन मेडिकेटेड IUDs। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है लिपेज लूप। ये यूट्रस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब यूट्रस के सेल्स उन स्पर्म्स को एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा टाइप है कॉपर रिलीजिंग IUDs, जैसे CUT, CU7 और मल्टीलोड 375। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, ये मल्टीलोड 375 और एक और एग्जाम्पल है LNG-20, क्या ये दोनों सेम मैकेनिज्म से वर्क करते हैं? दोनों IUDs ही तो हैं। नहीं, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है। इसमें से जो कॉपर आयॉन्स निकलते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी यानी उसकी मूवमेंट और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं। और LNG-20? LNG-20 तीसरी कैटेगरी में आता है, जिसे हार्मोन रिलीजिंग IUDs कहते हैं। इसके साथ प्रोजेस्टासर्ट भी आता है। ये डिवाइसेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो हार्मोन्स रिलीज करके ये एग्जैक्टली क्या चेंजेस ले आते हैं? ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्यूटेबल बना देते हैं और सर्विक्स को स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल कर देते हैं, मतलब वहां से स्पर्म्स एंटर ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली कॉपर आयन स्पर्म्स को वीकन करते हैं और हार्मोन्स पूरे एनवायरनमेंट को ही हॉस्टाइल बना देते हैं। गॉट इट। बिल्कुल। इन डिवाइसेस के अलावा हमारे पास डेली इनटेक वाली हार्मोनल पिल्स भी होती हैं।
जिसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। राइट, ओरल पिल्स जिसमें मोस्टली प्रोजेस्ट्रोजन्स या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनका कंजम्पशन साइकिल 21 डेज का होता है ना? हाँ, पहले 21 डेज तक इन्हें डेली कंज्यूम करना होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सहेली का है। सहेली, ये तो CDRI लखनऊ ने डेवलप की थी, एकदम इंडिजिनस इनोवेशन, और ये नॉन स्टेरॉइडल होती है जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। एग्जैक्टली ये मेथड्स तो थे टेम्पररी स्पेसिंग के लिए, लेकिन अगर किसी को परमानेंट फैमिली प्लानिंग सोल्यूशन चाहिए तो उनके लिए सर्जिकल मेथड्स होते हैं, जिन्हें स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर ये सर्जिकल मेथड्स इतने फूल प्रूफ और हाईली इफेक्टिव हैं, तो यंग कपल्स इन्हें अपनी फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं मानते? उसका रीजन है रिवर्सिबिलिटी। ये मेथड्स वर्चुअली इरिवर्सिबल होते हैं। मेल्स में जो प्रोसीजर होता है उसे वेसेक्टमी कहते हैं, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। और फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी होती है, जिसमें फिलोपियन ट्यूब्स को कट और टाई किया जाता है। हाँ, तो अगर फ्यूचर में कपल अपना माइंड चेंज करके बेबी प्लान करना चाहे तो ये रास्ता परमानेंटली बंद हो चुका होता है, इसलिए ये यंग कपल्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है। मेक सेंस। अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं। मान लीजिए किसी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए या कोई ऐसी कंडीशन हो जहां प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना हार्मफुल हो, तब मेडिकल साइंस क्या ऑफर करती है? वहां पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP का रोल आता है। इसे इंटेंशनली या वॉलंटरीली प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए यूज किया जाता है। और एक डायग्नोस्टिक टेक्निक भी तो है, एमनियोसेंटेसिस, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड में जो फीटल सेल्स होते हैं उनका जेनेटिक पैटर्न एनालाइज किया जाता है। ये मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करने के लिए होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया। लेकिन एमनियोसेंटेसिस पर इंडिया में एक स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है, राइट? उसके पीछे का क्या रीजन था? क्योंकि लोग इस टेक्निक का मिसयूज सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए करने लगे थे, जिसके डायरेक्ट सीक्वेंस में फीमेल फोर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के केसेस ड्रास्टिकली बढ़ गए थे। ये सोसाइटी का बहुत ही डार्क एस्पेक्ट है। एनीहाउ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ बर्थ कंट्रोल और MTP तक लिमिटेड नहीं है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन और इनफर्टिलिटी भी इसका कोर पार्ट है। एब्सोल्युटली। STIs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है। जैसा हमने पहले मेंशन किया, कॉन्डम्स इसमें हाईली इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और इनफर्टिलिटी का मुद्दा भी उतना ही बड़ा है। अगर एक कपल अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद भी वायबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। सही कहा। और यहाँ पर मुझे सोसाइटी का एक और गलत मिथ एड्रेस करना है। लोग हमेशा इस प्रॉब्लम के लिए फीमेल्स को ब्लेम करते हैं, जबकि मेडिकल साइंस बार बार प्रूव करती है कि डिफेक्ट्स मेल या फीमेल किसी में भी हो सकते हैं। इट्स अ बायोलॉजिकल इशू, नॉट अ जेंडर ब्लेम गेम। बिल्कुल। और इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आज हमारे पास ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जिसमें IVF और एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी ET जैसी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। और इन सब हाईटेक मेडिकल सॉल्यूशंस के अलावा एक और बहुत खूबसूरत और सिंपल सॉल्यूशन भी है, लीगल अडॉप्शन। हाँ, अडॉप्शन पेरेंटहुड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है और इसे सोसाइटी में और ज्यादा इनकरेज किया जाना चाहिए। डेफिनेटली। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समराइज करें, तो हमने चैप्टर के लॉजिकल फ्लो को एग्जैक्टली ट्रेस किया है। डेफिनेशन से स्टार्ट किया, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखा, उसके बाद हमने बर्थ कंट्रोल मेथड्स डिस्कस किए, फिर MTP, एमनियोसेंटेसिस और एंड में STIs और इनफर्टिलिटी। तो जो भी नीट 2026 एस्पिरेंट सुन रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंट स्टडी ही आपको मेडिकल कॉलेज तक लेकर जाएगी। रिवाइज करते रहो। और एंड करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन छोड़ना चाहती हूँ। एक परफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चूज करना सिर्फ एक मेडिकल डिसीजन नहीं, बल्कि एक डीप पर्सनल और लाइफस्टाइल चॉइस है। बिल्कुल। तो सोचो, अगर ह्यूमन बॉडी पर रिप्रोडक्शन सिस्टम नेचर ने इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया है, तो इन एडवांस्ड मेडिकल इंटरवेंशंस जैसे ART और डेली हार्मोनल पिल्स का आने वाले टाइम में ह्यूमन एवोल्यूशन पर लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक्चुअल में बहुत सोचने वाली बात है। बायोलॉजी सिर्फ आज की बॉडी नहीं, फ्यूचर जेनरेशंस की भी है। हाँ, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस पर थोड़ा सोचिए। तो अपने थॉट्स और NCERT से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें, हम पढ़ेंगे। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।